So we can talk about CPR and how should we then protect it. So what are learning objectives today? So what we plan to learn today is by the end of the session, I want people, especially who are sitting over here, that they should be able to perform effective maternal resuscitation, do a high quality CPR and perform effective chest compressions. Because ये तीन component are very very important. ठीक है, एक तो maternal resuscitation as it's over है, तो ये तीन उसके जो key features हैं वो ये है कि आपका high quality CPR, what is that, and how to perform the proper chest compressions. And I'll tell you the reason why I'm emphasizing on chest compression separately. So what is the background? Now for the rest of the world, apart from your specialty, ठीक है, any specialty, either it's me, anesthetist, or it's a surgeon, or it's a pediatrician, anyone, they only have one patient. जो मरीज सामने पड़ा होता है, बस वो मरीज होता है, वो बचाना होता है. Your specialty is unique in the sense कि आपके पास दो पेशेंट होते हैं बचाने वाले उसको, एक वो माँ और एक बेबी, ठीक है, तो you are saving two lives at one time. और आपकी मदर का जितना अच्छा प्रोग्नोसिस होगा, उतना ही अच्छा आपके बेबी का प्रोग्नोसिस होगा. Then आपका डिसीजन मेकिंग कि आपने कितनी जल्दी सी सेक्शन करना है, कितनी जल्दी स्टॉटमी करके बेबी सेव करना है, that really determines the outcome, the mortality and morbidity of not only mother but the baby as well. Because suppose करो अगर eclampsia है, उसके दौरान मदर कार्डियक अरेस्ट में चली गई, तो आपने तो बेबी आप ऐसे तो सीजरिंग करके निकालते हो, उसमें भी हो सकता है कि वो एक कॉज हो. Because अभी मैं आपको बताऊंगी कि there are lots of things that are reversible causes. जो कार्डियक अरेस्ट के रिवर्सिबल कॉजेज है, जिसे अगर हम टाइमली ट्रीट कर दें तो कार्डियक अरेस्ट बहुत आराम से रिवाइव हो जाता है. अच्छा, before I go to maternal resuscitation, जो basic crux है हर resuscitation का, that is BLS, basic life support, that every person should know, and it is very very important for you all to know how to do a proper BLS. मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक हमारे आर्मी कलीग की साथ ये भी लाइफ आता है. वो वर्किंग इन चराट अगर किसी को पता हो तो आर्मी का कमांडो सेंटर है अटक के पास, इसको चराट कहते हैं. He was doing a gym there, लेफ्टिनेंट कर्नल, फुल फिट, ठीक है, कमांडो के लिए आपको टोटली फिट होना चाहिए, एंड ही हैड अरेस्ट ओवर देयर. बीएलएस शुरू किया गया प्रॉपर तरीके से, बुकिश बीएलएस था. उसी बीएलएस को करते करते हेलीपैड पे उसको इवैक्यूएट किया, पिंडी तक लाया गया, 4 घंटे का उनका बीएलएस हुआ, एंड ही रिकवर्ड विदाउट एनी वेसल डैमेज, एंड ही रिटायर्ड एज अ ब्रिगेडियर फ्रॉम आर्मी. सो द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग दिस प्रॉपर बीएलएस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये बीएलएस है, इसी की जितनी मर्जी ड्रग्स दे दो, अगर बीएलएस के कंप्रेशंस आप सही नहीं कर रहे, ब्रेथ नहीं दे रहे, दे आर ऑफ नो यूज. क्योंकि आप ड्रग्स जो दे रहे हो, जब तक कंप्रेशन नहीं करोगे, हार्ट पंप नहीं करेगा, दे गोइंग नोवेयर. ठीक है, सो फॉर दैट रीजन बीएलएस इज इंपॉर्टेंट. इसीलिए मैं इस पे बीएलएस पे ज्यादा एम्फसाइज कर रही हूं, बिकॉज़ दैट इज द क्रक्स. अब इसमें अगर आप देखो तो आप क्या, सबसे पहली बात तो ये कि वही वाली बात है कि आप जब एक पेशेंट के पास पहुंचे हो, आपको एक पेशेंट मिला है, तो आपने सबसे पहले आपकी असेसमेंट ये कि पेशेंट कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है. ठीक है, बिकॉज योर मैनेजमेंट इज गोइंग टू डिफर फ्रॉम दैट. अगर तो कॉन्शियस पेशेंट, सिंपल पेशेंट है, फिर क्या करोगे, क्या करते हो आप लोग? एनीवन? नाम क्या है? बिल्कुल ठीक है, फिर क्या पूछते हो और क्या पूछते हो अगर कॉन्शियस है? अगर कॉन्शियस है और क्रिटिकली इल है, सपोज करो आपको नजर आ रहा है कि वो क्रिटिकली इल है, बट वो कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस नहीं है, तो आप क्या करते हो? आपकी असेसमेंट क्या होती है? वाइटल्स देखते हो, बिल्कुल ठीक है. और क्या चीजें देखते हो? कॉजेस क्या है, क्रिटिकल इलनेस के क्या कॉजेस हैं? ठीक है, इसको ना जो एएचए ना उसने बड़ा सिंपली ना दो चीजों में कन्वर्ट कर दी, एक प्राइमरी असेसमेंट, एक सेकेंडरी असेसमेंट. इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस, अनकॉन्शियस होती है हर जगह पे, लेकिन कॉन्शियस पेशेंट की लेवल में ये फौरन आ जाती है कि प्राइमरी असेसमेंट क्या है, उसमें ए बी सी डी आप ई आपका हो जाता है. ए आपने देखा एयरवे ठीक है, ठीक है, बी उसकी ब्रीदिंग, ठीक है, सी सर्कुलेशन, ठीक है, डी इज डिसेबिलिटी जो प्रॉब्लम उसकी है, ई इज एक्सपोजर. एक्सपोजर मोस्टली हम यूज करते हैं इसलिए कि कोई अब्यूज, कोई चोट, कोई ऐसी चीज है पेशेंट को एक्सपोज करके देखेंगे कि कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं. एयरवे और ब्रीदिंग को अलग अलग क्यों रखते हैं? आपने हमेशा ए बी सी पढ़ा होगा, ए इज एयरवे, बी इज ब्रीदिंग, ठीक है. व्हाई आर एयरवे एंड ब्रीदिंग केप्ट एज टू डिफरेंट थिंग्स? व्हाई नॉट वन? बात तो वही हो रही है. व्हाट डू यू थिंक? व्हाई नॉट? में जो है ओपनिंग ओपन होनी चाहिए. पेटेंट है या नहीं? ऑब्स्ट्रक्शन देख लीजिए, बिल्कुल एयरवे आपने बिल्कुल सही कहा कि पेटेंट ऑब्स्ट्रक्शन. तो ब्रीदिंग का क्या क्यों अलग किया गया? पेटेंट होगा तो ब्रीथ तो करेगा, फिर ब्रीदिंग को क्यों अलग किया गया? No, because breathing is lung involvement होती है, तो either lung is मतलब इतना वो है
सही है, बिल्कुल ठीक है आपका पॉइंट। देखो ए इज एयरवे, पहली बात तो ये कि हवा जा भी रही है अंदर की नहीं जा रही, ठीक है, पर ब्रीदिंग मुझे मैटर करती है कि पेशेंट की आपकी जो आगे आती है वेंटिलेशन और सैचुरेशन, वो उस पर डिपेंड कर रही है, नहीं वेंटिलेशन और जो है ना आपकी उस पर परफियन डिपेंड कर रही है। वही मेरी बात है कि यहाँ से तो एयर जा रही है, अंदर सपोज करो तो ऑब्स्ट्रक्शन है, अंदर सपोज करो लंग्स में कैपेसिटी ही नहीं है, ठीक है, किसी वजह से जो है ना लंग्स आपको पता चला पल्मोनरी एडीमा से भरे पड़े हैं और वेंटिलेट ही नहीं कर पा रहे, या अगर लंग्स ठीक है लेकिन जो जो आपकी जो इंटरस्टिशियल मेम्ब्रेन है बीच में जहाँ पे एक्सचेंज होना है वहां पे कोई प्रॉब्लम हुआ है आपका, ठीक है। इसलिए एयरवे और ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में बेसिकली हम ये देख रहे थे कि हम वेंटिलेट कर पा रहे हैं, यहाँ से तो चलेगी क्या पीछे से नीचे तक भी चेस्ट एक्सपैंड कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, और सेकेंडली जो इसका आउटकम है सिचुएशन बेहतर होनी चाहिए वो हो भी रही है कि नहीं हो, ठीक है। देन का जो सर्कुलेशन डिसेबिलिटी, फिर आता है आपका सेकेंडरी असेसमेंट। सेकेंडरी असेसमेंट में आपकी आती है हिस्ट्री, कि आपने हिस्ट्री लेनी है पेशेंट से, वो किस उसके साथ आया, कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, क्या रीजन थी, क्यों वो क्रिटिकली इल है, ठीक है। आपने हिस्ट्री लेनी है और आपने एशियन चीज देखनी है। अब ये एशियन चीज जो हम आगे भी बार बार ये आएंगे बीच में, एशियन चीज बेसिकली वो 10 रिवर्सिबल कॉजेज हैं जो भी एशियन ने डिफाइन किए हैं कि इनको अगर आप रिवर्स करें तो आप पेशेंट का आउटकम बेहतर भी कर सकते हैं, प्रिवेंट भी कर सकते हैं कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक अरेस्ट को रिवर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इन एशियन चीज में बेसिकली आपके पास आता है पहला हाइपोक्सिया, पेशेंट को नहीं करा, ठीक है। फिर आपकी आती है हाइपोवोलीमिया जिसमें आपकी हाइपरटेंशन हो सकती है, ठीक है, उसकी वजह से मैटरनल हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ा कॉस्ट फैक्टर है कार्डियक अरेस्ट का, ठीक है। फिर हाइपो और हाइपरक्लीमिया दोनों आते हैं, 2 पॉइंट्स, ठीक है। और फिर आपका आ जाता है मेटाबॉलिक एसिड लेके लो पीएच आते हैं, ठीक है। ये आ जाते हैं एजेस में आते हैं, ठीक है। टीज में आपका आ जाते हैं टॉक्सिन्स, ठीक है, उसमें आपका कार्डिक टेम्पनार्ड आ जाता है, ठीक है, टेंशन न्यूमोथोरिक्स आ जाता है, और एम्बोलिज्म थ्रोम्बोएम्बोलिज्म आ जाता है, वो कॉरोनरी भी और पल्मोनरी, ठीक है। ये वो एजेंट हैं जिनको असल में पता है हमारे साथ एक बहुत बड़ा जो मिसहैप होता है, जो मैं इतने सालों में मतलब स्पेशली जब खुद इसमें आई हूँ तो मैं करते हुए दिखी हूँ, और हम भी किसी जमाने जब तक नहीं सीखा था करते थे, हम पेशेंट को बहुत अच्छा सीपीआर कर रहे होते हैं, बट जो कॉज है उसको हम ट्रीट नहीं कर रहे, उधर हम देखते ही नहीं है कि यार क्यों अरेस्ट में गया, क्या पेशेंट हाइपोथर्मिक है, क्या पेशेंट हाइपोवोलेमिक है, क्या उसको कोई मेटाबॉलिक एसिडोसिस चल रहा है, क्या उसको कोई टॉक्सिन है, कोई क्लैम्पशिया प्रीक्लैम्पशिया, हम उससे जाते ही नहीं, हम सिर्फ सीपीआर पे ध्यान कर देते हैं और हम रिवर्सिबल कॉजेस को नहीं देखते, ठीक है, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये तो वो क्वेश्चन है जहां आपका कॉन्शियस पेशेंट है, अब आपका अनकॉन्शियस पेशेंट है, यहाँ आपका शुरू होता है बीएलएस, ठीक है। बीएलएस में क्या करते हैं, किसी को आइडिया है कि अगर आपका पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसे किस तरह अप्रोच करोगे, क्या करोगे? मैम पहले उससे नेम पूछेंगे, उसका पल्स चेक करेंगे, उसकी ब्रीथिंग चेक करेंगे। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, सही है बेटा। तो ये देखो ये आती है हमारी बीएलएस असेसमेंट, ठीक है। मैं अभी आपको बाद में डेमोंस्ट्रेट करूंगी। सबसे पहले अच्छा इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो बीएलएस में एएचए कहती है, वो ये है कि इस सारे से पहले ना एक चीज इसको कहते हैं सीन सेफ्टी, ठीक है। अभी तो आप हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में कर रहे हो, सपोज आपको बीएलएस करना पड़ता है किसी मैटरनल मदर का, जो आपको किसी हॉल में कहीं कुछ कैटास्ट्रफी होगी और आपको एक नजर आती है प्रेग्नेंट औरत जो जाहिर है अनकॉन्शियस पड़ी हुई है, आप डॉक्टर से हेल्प करेंगे, लेकिन आपने ये देखना है कि आपके सीन सेफ है कि नहीं, आप उसी जगह बीएलएस कर सकते हो कि नहीं कर सकते, अदरवाइज इसको मोबिलाइज करो वहां से। इसे सीन सेफ्टी को हमेशा एएचए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, वो कहता है रिससिटेटर पहले अपनी सेफ्टी भी देखिए, ठीक है। सेफ्टी देखने के बाद अगली चीज है कि आप मरीज को जोर से टैप करो और शाउट करके पूछो आर यू ओके, आप ठीक हैं, आवाज आ रही है, सो दैट अगर वो थोड़ा सा ड्राउजी दिया तो आपको रिस्पॉन्स नहीं बना। अगला पॉइंट आपने ये करना है कि उसके बाद आपने उसकी पल्स और ब्रीदिंग देखी। पल्स और ब्रीदिंग में कुछ चीज इंपॉर्टेंट याद रखो, पल्स और ब्रीदिंग आपने 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगानी, 10 सेकंड फौरन शुरू करने उस वक्त कंप्रेशंस, ठीक है। आपने 10 सेकंड के अंदर अपना जो है आपको करके दिखाऊं जब हम डेमोंस्ट्रेशन पे आएंगे कि आपने उसके कैरोटिड के ऊपर अपनी फिंगर्स रखनी है, ठीक है। आपकी जो सेंसेस है ना, 5 सेंसेस, आपकी जो टच की सेंस है वो कैरोटिड को फील करिए और आपको ब्रेन को दे रही है पीछे रिस्पांस के है कि नहीं है, और जो आपकी आईज है वो उसके चेस्ट के ऊपर कि क्या पेशेंट ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे एक चीज को कहते हैं एब्डोमिनल गैस, ये वाला जो सांस होता है, ये सांस भी सीपीआर की इंडिकेशन, याद रखो, ठीक है। जो एग्नल गैस पा रहे हैं वो भी अगर उसमें आपको नहीं आ रही तो वो भी सीपीआर की इंडिकेशन, अगर पल्स नहीं आ रही और एग्नल गैस आपको पल्स फील नहीं हो रही, बहुत लो है और साथ एग्नल गैस पा रही है, ठीक है, तो वो आपका बीएलएस की इंडिकेशन है कि आपने उसको लाइफ सपोर्ट देनी। आपने उसके बाद जब आपको ये कंफर्म हो गया तो फिर आप इमीडिएटली कंप्रेशन रिज्यूम करते हो, साथ आप किसी को हेल्प के लिए बुलवाते हो,
अगर हॉस्पिटल सेटिंग में हो तो डीफे मंगवा लो, एडी मंगवा लो, उसका ईसीजी रिकॉर्ड्स, मॉनिटर सब कुछ मंगवा लो। अगर किसी बाहर सेटअप में और आपको कहीं से एडी मिल सकता है तो एडी मंगवा लो, ठीक है। एडी बहुत ही फ्रेंडली डिवाइस है, मैं भी आपको ऑन करके दिखाऊंगी। अब तो ये पाकिस्तान कभी नहीं है, लेकिन बाहर तो आपको हर नुक्कड़ कोने पे एडी लगा मिलेगा, ठीक है। और वो आपको खुद बहुत गाइड करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो खुद ही रिदम्स को असेस करता है, वो खुद ही फैसला करता है रिदम को शॉक देना है कि नहीं देना, और वो आपको शॉक भी दिलवाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली बीएलएस है, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक चीज याद रखना कि ये जो साइकिल होता है ना बीएलएस में सीपीआर का, हमारे यहाँ जो एक और बड़ा मिसकंसेप्शन है, वो क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग थोड़ी देर की और हमें नहीं अंदाजा होता हमने कब रुकना है, कब खत्म करना है, कब दोबारा पल्स ब्रीदिंग देखनी है नहीं देखनी। इसका एक रूल है, आपने अगर एक साइकिल शुरू किया है तो आप 2 मिनट तक उसका बीएलएस का सीपीआर करेंगे, कंप्रेशन देंगे। कंप्रेशन आपका कंप्रेशन का कितना रेशियो होता है ब्रीदिंग कंप्रेशन का? 30:2, ठीक है। जो 30:2 है उसके तकरीबन 5 साइकिल्स कंप्लीट होते हैं। अगर आप प्रॉपर रेट पे करें तो आपके 2 मिनट में 5 साइकिल पूरे होते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू कंप्लीट दोस 5 साइकिल्स और यू हैव टू डू 2 मिनट्स एंड देन आप दोबारा उसकी पल्स चेक करें। इवन अगर आपके मॉनिटर्स लगे हुए हैं, आपकी एसीएलएस टीम का सपोज हिस्सा हो, आप पेशेंट को कोई शॉक दे देते हो या कोई ट्रीटमेंट भी दे देते हो, तो जो पुराना तरीका होता था कि उधर शॉक दिया उधर मॉनिटर की शक्ल देखने बैठ के, वो काम नहीं करना, ठीक है। मैं इसकी रीजन भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्यों, ठीक है। आपने 2 मिनट का सीपीआर करके फिर रुकना है और फिर असेस करना है कि अब पल्स वापस आई है नहीं आई है, रिदम ठीक हुआ है नहीं हुआ है, क्या करना है, ठीक है। तो 2 मिनट का सीपीआर आपने कंटिन्यूस करना, कंप्रेशंस विद 2 ब्रेथ्स, कंप्रेशंस 30 कंप्रेशंस विद 2 ब्रेथ्स। अब ये देखो कंप्रेशंस, ये आज से अब तो खैर इस बात को करीबन 10 से 15 साल हो चुके हैं कि उन्होंने ए बी सी की बजाय सी ए बी कर दिया। उन्होंने कहा कि कंप्रेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले जस्ट कंप्रेशंस करनी है, शुरू करनी है, बाद में ब्रेथ देने हैं। जो 2010 में हम लोग ने किसी जमाने में किए थे, उससे पहले के जो किए थे बीएलएस, वो ये होता था पहले हम 2 ब्रेथ देते थे फिर हम कंप्रेशन शुरू करते थे, ठीक है। फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड ये चेंज हो गया इनटू कैप, नॉट एबीसी, ठीक है। सो यू हैव टू डू द कंप्रेशंस फर्स्ट, ठीक है। अब कंप्रेशंस की जो रीजन है व्हाई टू डू फर्स्ट, उसकी वजह ये है कि ये देखो ये ग्राफ नजर आ रहा है आपको, जिसमें आपको कंप्रेशंस इंटरप्शंस नजर आ रही है। ये जो बेसिकली लाइन बनी हुई है ये कॉर्नियल परफ्यूजन प्रेशर की है, आपके हार्ट को कितनी परफ्यूजन मिल रही है और वो आगे कितना पंप कर रहा है, ठीक है। आप ये देखो कि ये तकरीबन चौथी कंप्रेशन पे जाके तकरीबन रेट आना शुरू होता है और पेशेंट का इतना प्रेशर बनता है कि वो हार्ट को भी मेंटेन कर सके और वो आगे भी पहुंचा सके। जैसे ही आपने रखी गो डाउन टू 0, इसीलिए कंप्रेशंस के बीच में मिनिमम टाइम कहा गया है, तो कहते हैं इस चीज को कहते हैं कंप्रेशन फ्रैक्शन, ठीक है। कि आपने अगर सपोज करो एग्जांपल देते हैं 10 मिनट्स का सीपीआर किया, तो 10 मिनट्स के सीपीआर में आपके कितने मिनट सिर्फ कंप्रेशन पे यूज हुए, ठीक है। अगर आपका 60% से ऊपर है तो आपके पास सर्वाइवल है, 80% से ऊपर बहुत अच्छा चांस है। वो कहते हैं कि with every 10% increase in your compression fraction you have 11% increase in survival chances। तो इस चीज से अंदाजा करो कि जितना ज्यादा टाइम कंप्रेशन पे जाएगा उतनी ज्यादा परफ्यूजन चलती रहेगी, उतना ज्यादा सेव होने के चांसेस, ठीक है। तो इसलिए कंप्रेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कहते हैं उन्हें कंप्रेशन शुरू भी इसलिए किए कि पहले प्रेस करते हैं कि जी ऑक्सीजन देते देते अगर परफ्यूजन नहीं गई तो डैमेज शुरू हो जाएगा, तो इसलिए पहले कंप्रेशन तो 30, कुछ थोड़ा सा ब्लड आगे पहुंचाओ, जितनी तो ऑक्सीजन हो गया, एकदम तो ऑक्सीजन डिप्लीट नहीं होती। सारी बात है जब आपकी सर्कुलेशन रुक गई है तो सेल्स ने पिकअप करना बंद कर दिया है, लेकिन आपके ब्लड में तो मौजूद है ना अभी ऑक्सीजन, आपका हीमोग्लोबिन तो कैरी कर रहा है ना ऑक्सीजन को, तो हीमोग्लोबिन जो कैरी कर रहा है उसको पहले थोड़ा सा आगे पहुंचा दो, देन पीछे से थोड़ा सा और आप जो है ना सोर्स दो ऑक्सीजन का। इसलिए कंप्रेशन पहले 30 और फिर 2 ब्रेथ। अब बात आती है हाई क्वालिटी सीपीआर की, जो मैंने आप लोगों को बताई। अब हाई क्वालिटी सीपीआर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको वही कहा कि कंप्रेशन आपने विद इन 10 सेकंड शुरू कर देनी है। आपने बस 10 सेकंड लेने में, मरीज असेस करने में, पल्स महसूस करने में, ब्रीदिंग देखने में, नहीं है कंप्रेशन शुरू कर दो, ठीक है। दूसरी चीज है पुश हार्ड पुश फास्ट। जो अब ईपीएलएस का रूल है वो आपका है कि आपने 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट के हिसाब से रेट रख सकते, यानी आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए कि आप 100 to 120 कंप्रेशंस दे रहे हो 1 मिनट के अंदर, ठीक है। और आपकी डेप्थ जो हो इतनी हो कि पेशेंट का चेस्ट कम से कम 2 इंचेस नीचे जा रहा, ठीक है। 2 to 2.5 होता है, 5 सेंटीमीटर तक होता है, 6 के बाद वो मना करते हैं क्योंकि हमारे कुछ लोग बहुत जोर से कंप्रेस करते हैं और वो पता चलता है पसलियां टूट गई हैं,
ठीक है, या तो उन्होंने कंप्रेस गलत जगह करते, मैं आपको बताऊंगी कि कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं कि BLS में से हैंड प्लेसमेंट से, सही जगह पे हाथ ना रखने से हमें टूटी बसने वाले मरीज ही मिलते हैं और पता चलता है CPR किसी काम करेगा। ठीक है, तो अगर आपकी प्रॉपर हैंड प्लेसमेंट होगी, वो प्रॉपर प्रेस करेगी, क्योंकि बेसिकली प्रेस करने से हो क्या रहा है, क्यों कह रहे हैं हम इतना प्रेस करो? हाँ, हार्ट किन दो चीजों के बीच में प्रेस हो रहा है? ऊपर स्टर्नम हो गई और नीचे वर्टेब्रल कॉलम हो गया। इसीलिए आपको ये भी पता है कि जब वो कंप्रेशन या CPR कहते हैं, कहते हैं नीचे हार्ड बोर्ड रखो। देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा, फटाफट एक बोर्ड नीचे घुसाते हैं, बिकॉज अगर आपका बेड है जैसा कि हमारे मैट्रेस होते हैं झूलने वाले, उसमें तो स्पाइन नीचे से घूम जाएगी ऐसे, तो वो कंप्रेस, हार्ट तो कंप्रेस है, ऊपर से जितना मर्जी प्रेस करो नीचे मरीज नीचे को दबता जा रहा है। तो जो हमारा एम है बेसिकली कि वर्टेब्रल कॉलम के बीच में, स्टर्नम के बीच में हम हार्ट को प्रेस करें, वो हम नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले नीचे हार्ट एक सरफेस रखते हैं या पेशेंट को हार्ट सरफेस पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, अगली चीज है अलाउ कंप्लीट चेस्ट रिक्वायर्ड। कंप्रेशन किया है, वापस आने दो, हार्ट को भरने दो, जो वीनस रिटर्न पीछे से आ रहा है उसका टाइम दो, अपना हाथ पूरा ऊपर आने दो। ठीक है, कंप्रेशन की, वापस पूरा रिकॉइल, चेस्ट रिकॉइल होगा ऑटोमेटिकली, एक वो रिफ्लेक्स प्रोसेस है, तो वीनस रिटर्न वापस आएगा, हार्ट को कुछ आएगा तो हार्ट आगे पीछे। ठीक है, अगला ये है कि गिव इफेक्टिव ब्रेथ, मिनिमाइजिंग इंटरप्शंस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। गिव इफेक्टिव ब्रेथ यानी आपका ब्रेथ जब आप दें तो इतना हो कि आपकी चेस्ट राइज नजर आए पेशेंट। हमेशा ब्रेथ देने का सूल ये है कि ब्रेथ देते हुए पेशेंट के चेस्ट पे नजर रखें। ठीक है, और उसकी चेस्ट राइज आपको नजर आ रही है। आप सब लोग जब एनेस्थीसिया में कई जगह खड़े होते हैं हमारे पास, जब हम पेशेंट को अंडर कर रहे होते हैं, जब हम ट्रेकियम दे देते हैं, आपने देखा ना हमारी नजर चेस्ट पे होती है और हम उतना ही बैग दबा रहे होते हैं जितना उसकी चेस्ट राइज कर रही है। एडिक्वेट चेस्ट राइज हम देख रहे होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात भी ये है कि आपने एक ब्रेथ ओवर 1 सेकंड देना। आपको लंबा सांस खींचने की जरूरत नहीं, जो पहले जमाने में होता था कि लंबा सांस पहले खींचो तो फिर मरीज को ब्रेथ। नो, टेक योर नॉर्मल ब्रेथ। ठीक है, ठीक है, उसके बाद उसको पुश पुल 1 सेकंड का ब्रेथ दो। ठीक है, नजर आपकी चेस्ट के ऊपर हो। ठीक है, कि राइज हुआ कि नहीं हुआ, छोड़ो, वापस एक्सपायरेशन होने दो, 1 सेकंड का गैप दो, फिर अगला ब्रेथ दो। 2 ब्रेथ हो गए, दोबारा कंप्रेशन रिज्यूम। ठीक है, लास्ट है अवॉइड एक्सेसिव वेंटिलेशन। ये क्यों लिखा हुआ है यार, ऑक्सीजन देनी है, एक्सेसिव वेंटिलेशन क्यों मना किया? CO2 तो वॉश होगा, तो ज्यादा ब्रेथ देंगे तो जल्दी जल्दी वॉश होगा। बहुत सिंपल सा रीजन है, बहुत ही सिंपल सा रीजन है। आप में से कौन कौन जो डॉक्टर सोहेल लोधी के साथ वॉश होता है? तो सोहेल लोधी को देखे हैं, पोर्ट अंदर जाते एक हमारे ऐसे करके पोर्ट की कैमरे की डायरेक्शन पहले हमारे सर की तरफ जाती है अंदर घुस के। सर क्या देख रहे हो? सर ने कभी पोर्ट डाली टेलिस में देखा जाएगा, पहले पोर्ट ऊपर जाता है, डायफ्राम के नीचे जाता है, कुछ देखता है और फिर वापस आता है। क्या देख रहे हो? हमारे एंड पे क्या देख रहे होते हैं? स्टमक देख रहे थे। स्टमक में क्या देख रहे होते हैं? एयर भरी हुई। ठीक है, अगर आप एक्सेसिवली वेंटिलेट करोगे, बड़े बड़े ब्रेथ दोगे, एक तो आप कंप्रेशन को इंटरफेयर कर रहे हो, दूसरी बात है कि बड़ा ब्रेथ दोगे तो लंग ने तो उतना ही लेना जितनी उस बेचारे की कैपेसिटी है। ठीक है, उसके ऊपर का जो प्रेशर डालोगे वो सारा स्टमक में जाएगा, और आपका पेशेंट वैसे भी फुल स्टमक हो, और आप प्रेग्नेंट पेशेंट को हमेशा फुल स्टमक कंसिडर करते हैं। यू ऑलवेज कंसिडर योर प्रेग्नेंट पेशेंट फुल स्टमक। व्हाई होता है? और इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन इसोफेजियल लेवल टोन जो है वो रिड्यूस कर देता है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग भी डिले करता है, और आपकी इसोफेजियल स्फिंक्टर टोन जो लो होती है वो भी कम कर देता है। तो वीक गर्ल्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं। ससुरेल को देखा ना, ससुरेल देखें ऊपर देखते हैं, क्योंकि हम उनको जब देखे होते तो हम बड़े एहतियात से उतना ही वेंटिलेट करते हैं जितना चेस्ट राइज मिल जाए। उससे ऊपर के बड़े बड़े ब्रेथ इसीलिए नहीं देते कि सारे ब्रेथ नीचे जाएंगे और फिर सर की टांग खानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए आपने एक्सेसिव वेंटिलेशन नहीं करनी। ठीक है, अब हम आते हैं आपके कार्डियक अरेस्ट प्रेगनेंसी। इसमें एक चीज मैं बताऊं, जो आपकी प्रेगनेंसी में जो सबसे वाइटल चीज है ना, जो आप देखोगे, मैंने अभी 2-3 स्लाइड की एक ही चीज पे एम्फसाइज किया और ये चेक करता है वो आपकी पेशेंट की पोजीशन।
पेशेंट की लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन है कि आपने इंफीरियर वेना केवा के ऊपर से जो है ना कंप्रेशन हटा, ठीक है। आपका पेशेंट डिटोरिएट भी कर रहा है तो देखो कि क्या हो रहा है। ये तो नहीं मरीज सीधा लेटा हुआ है, सारा ग्रेविड यूट्रस का प्रेशर पड़ा हुआ है, क्या होगा, ग्रेविड यूट्रस का प्रेशर पड़ेगा, वीनस रिटर्न को हार्ट को मिलेगा ही नहीं, हार्ट पंप करेगा, थकेगा, तुसी देंदे ते कुछ नहीं, मैं की पंप करा, मैं नहीं करता, और अरेस्ट, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि आपने पेशेंट की जो है ना ये करना है, बाकी तो फीचर्स आप करोगे, लेकिन आपके 90% जो होते हैं ना वो इसी वजह से होता है कि एट्रोफिक कंप्रेशन होता है और पेशेंट हाइपोटेंशन में जाती है, मैटरनल भी अरेस्ट होता है, बेबी की भी सिचुएशन होती है, बेबी की भी ब्रेडिकार्डिया से सारा कुछ शुरू हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आपकी सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो गई है, ठीक है। इसके आप 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप लेटरल डिक्यूबिटस कंपोजिशन की, जो आप सबको पता है कि सिर को करवट लेता है, अगर आपका मरीज अनकॉन्शियस है या इरिटेबल है तो आप या तो किसी के दो रिश्तेदारों को पकड़ो, इतनी सारी लाइन लगी है तो कौन सा 2 बंदे पीछे घुटने टेक के जरा इसके पीछे बैठ जाए या पकड़ के बैठ जाए ताकि मरीज जो है वो ना हो। अगर आपको किसी ऐसी सिचुएशन मिलता है जहां आप अकेले हो और आप किसी पब्लिक एरिया में मिलते हो तो आप इसका चेयर सबके भी पेशेंट को लेटरल डिक्यूबिटस कर सकते हो, चेयर की सपोर्ट दे दो, पीछे से किसी भी चीज की सपोर्ट दे दो जो उसको पीछे करवट ना बदलने दो, ठीक है। आपको कोई बेड नहीं मिल रहा तो चेयर पे मिल रही है तो उसमें से अटका दो उसको, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पोजीशन जो है वो लेटरल डिक्यूबिटस से, बिकॉज ये आपकी ना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम सीपीआर कर रहे थे तब तो हम टेढ़ा करके तो सीपीआर नहीं कर सकते, हम कंप्रेशन कैसे करेंगे, वहां पे आके अगेन हमने इस चीज को तो ध्यान रखना है कि हम कंप्रेशन नहीं हो देना है एओर्टिक में, ठीक है। लेकिन है ना इसका ये इसको कहते हैं मैनुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसमें आप देखो 2 हाथों से भी कर सकते हो कि आपका एक बंदा जो है उसके पेशेंट की जो डमी है उसको पुश कर दे एक तरफ या एक हाथ से कर दे, लेकिन आपने एक बंदे को उस वक्त लगाना है जो मुसलसल पेशेंट की जो है ना यूट्रस को एक तरफ पुश करके रखे, क्योंकि आप करवट तो भी दिलवा नहीं सकते, वेज दिलवा सकते हो, अगर वेज अवेलेबल है, नहीं है तो किसी को कहो करे और जो बंदा सीपीआर कर रहा है उसको सीधा रख के सीपीआर करे, क्योंकि सीधा रखेगा सीपीआर करेगा तो हार्ट कंप्रेस होगा, कोई फायदा होगा, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम चूंकि हमें ब्लड कार्डिक आउटपुट चाहिए तो हमें बहुत जरूरत है कि हमारी यूट्रस साइड पे, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी गाइडलाइन बिफोर वी गो टू द एल्गोरिथम। एक तो ये कि जो आपकी टीम होनी चाहिए, दैट शुड बी अ प्रॉपर टीम, ठीक है। प्लान कि हम यहाँ पे भी प्रॉपर टीम बनाए जिसमें आप लोग भी शामिल हो, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट भी शामिल हो, जिसमें कार्डिक केयर वाले भी हो, इंटेंसिव केयर वाले भी हो, सारे लोग मौजूद हो, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि सी सेक्शन कब करना है। अगर आपका पेशेंट एड्रेस में गया 5 मिनट तक रिवाइव नहीं हो रहा तो आप सी सेक्शन कर बेबी निकाल इमीडिएटली खोलोगे, बेबी निकाल, ठीक है। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रोवाइडर्स और वो जो है ना दे शुड हैव देयर स्किल्स ओवर देयर, ठीक है। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द स्किल 5 मिनट के अंदर सी सेक्शन डिलीवरी हो जानी चाहिए, ठीक है। इस बेबी की सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट। आपने हाइपो कहाँ आके कहना है कि हाइपोटेंशन है आपके लिए, अगर हम वैसे हाइपोटेंशन क्या होती है 90 पे होती है ना, बट फॉर यू इट इज 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से नीचे है तो आप इसे मैटरनल हाइपोटेंशन कंसीडर करोगे और उसको ट्रीट करोगे, क्रिस्टलॉइड दो, कोलॉइड दो, जो भी दो उसको ट्रीट करोगे, या जो भी उसका बेसलाइन चल रहा है, सपोज किसी का चलता ही 100 है तो अगर उससे 80% से कम जा रहा है, अगर 100 चलता है तो उसका 80 से नीचे जाता है तो उसकी हाइपोटेंशन है, आपने उसको ट्रीट करना है, कोलॉइड दें या क्रिस्टलॉइड दें, फ्लूइड देंगे। सीपीआर करते हुए पेशेंट को ये भूल नहीं जाना कि उसको हेमोडायनामिक्सली भी आपने फ्लूइड पुश करना है, ये नहीं करना कि जी अब मैं इसका बीएलएस कर रही हूँ तो मुझे आईवी लाइन नहीं चलानी है, मुझे ड्रिप नहीं चलानी है इसके अंदर। आपने उसको अगर सपोज करो कि उसको किसी जैसे हाइपोवोलीमिया के जैसे हुआ है, ठीक है, किसी वजह से हुआ तो आपने फ्लूइड पुश करना है, बॉडी में कुछ होगा तो ब्लड हार्ट उसको आगे पुश करेगा, ठीक है। कोई पेशेंट आपकी आती है हेमरेज में आती है, रेस्ट में चली जाती है तो वो तो लूज कर रही है तो पीछे से आप दोगे, आप ये नहीं कहोगे कि अब चूंकि बीएलएस शुरू हो गया मैं सीपीआर कर रही तो बाकी सारे काम रुक जाएंगे, नहीं, बाकी काम साथ साथ चलेंगे, ठीक है। ये चीज आप लोग एजेंट ठीक है ना, ये चीज आप लोग याद कर लो कि ये आपके पोटेंशियल ए से एच तक कॉजेज हैं जो आपने उस टाइम पे ट्रीट करने हैं जब आपका कार्डियक अरेस्ट बीएलएस मतलब आप उसकी कंप्रेशन कर रहे हैं उसके साथ। ए अगर एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन हमारे पास अंदर हुआ है, ठीक है। बी इज ब्लीडिंग, यानी मैं वही वाली बात कह रही हूँ कि आपने सिर्फ कंप्रेशंस नहीं करनी, आपने इन चीजों को भी देखना है। कार्डियोवास्कुलर माइल्ड वगैरह का पेशेंट तो नहीं था, कहीं वहां से तो नहीं डिकम्पोजिट कर गया, ड्रग तो नहीं कोई हमने ऐसी दे दी, ठीक है। कोई एम्बोलिक फिनोमेना तो नहीं हो गया, आपको तो इम्यूनोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म उसी टाइम पर मरीज फारिग हो जाती है तो सेकंड्स के अंदर हाथों से जाती है, ठीक है। फीवर फेब्राइल जो जेस्टेशन अगर कोई किसी वजह से चल रहा है, ठीक है।
कि ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज जो एच एंड टीज मैंने आपको शुरू में बताए थे, ठीक है। एंड लास्टली हाइपरटेंशन, आपका एक्लैम्पशिया, ठीक है। इसके साइन रखने में ब्लीड भी हो सकता है उसको, ठीक है। आपके बाकी जो हेमरेजेस हो जाते हैं उनको ट्रीट करोगे। तो ये ABCDEFGH आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपको मैटरनल रेसिसिटेशन कर रहे हैं, चाहे आप क्रिटिकली इल को हेल्प आउट करें या आप BLS करें, आपने ये चीजें याद रखनी है और आपने इन चीजों को साथ साथ करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमारे कई दफा होता है कि मैंने इंसिडेंसेस देखी हैं जहां पर मतलब लिटरली आप लोगों के बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा CPR कर रहे होते हैं। एक अदर इंसिडेंस हुआ कि व्हेन आई केम फॉर द पेशेंट, ठीक है, तो ऑलमोस्ट कोई 20-25 मिनट से CPR हो रहा है, CPR बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन कॉजेज को किसी ने ट्रीट नहीं किया, किसी ने देखा ही नहीं कि उसके पीछे हो क्या है, रीजन क्या है, ठीक है। तो कॉजेज ट्रीट करना बहुत जरूरी है। अब लास्टली दिस इज द एल्गोरिथम जो आपका कार्डियक अरेस्ट का AHA एल्गोरिथम है, ठीक है। पहली बात वही है कि जैसे आपको पेशेंट, यानी ये इससे पहले वो पार्ट है जब मैंने आपको बताया था कि आपको पेशेंट अनकॉन्शियस मिला है, आपने सीन सेफ्टी देखी है, टैप एंड शाउट किया, पल्स ब्रीदिंग देखी है, और आपने उसके बाद हेल्प कॉल करके AED कॉल करके आपने कंप्रेशन शुरू कर दिया, ठीक है। तो आपने हाई क्वालिटी CPR किया, कंप्रेशन सिस्टम में आपको हाई क्वालिटी CPR के मैंने 5 आपको पॉइंट्स बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अगर जरूरत है या अगर आपके पास ACS स्कीम है और आपको अंदाजा है रिदम्स का मॉनिटर के ऊपर, तो फिर आप डिफिब्रिलेशन करें, अदरवाइज वेट फॉर द प्रॉपर टीम टू कम, ठीक है। बाय दैट टाइम आपने क्या करना है, मदर फील एयरवे A और B इज ब्रीदिंग, जिसमें आपने ऑक्सीजन और एक्सेसिव वेंटिलेशन प्रोवाइड करके उसको ऑक्सीजन देनी है, ठीक है। IV अबव डायफ्राम, व्हाई IV लाइन जो भी लगानी है वो डायफ्राम से ऊपर लगानी है, बाजुओं में लगानी है, क्यों? वीनस कंप्रेशन होगा, आप नीचे से कोई दे भी रहे हो, सपोज करो वो वहां कंप्रेशन हो रही तो ऊपर तो कुछ भी नहीं पहुंचेगा, तो आपने IV लाइन जो नहीं भी सिक्योर तो ऊपर देनी है। स्टॉप IV मैग्नीशियम, क्यों? मैडम ये IV लाइन की बात जरा रिपीट कर दें। बेटे IV लाइन जो है ना वो आपने डायफ्राम के ऊपर लगानी है, यानी आपने बेसिकली अपर लिम्स में लगानी है, बिकॉज होता ये है कि जब आप अगर आप सपोज करो कि एओर्टोकबल कंप्रेशन हो रहा है, हाइपोटेंशन करवाओ, तो वो हाइपोटेंशन तो वैसी की वैसी देगी। अगर आप नीचे से फ्लूइड्स भी दे रहे हो तो यूट्रस में तो ग्रेविड यूट्रस में इंफीरियर कर्व को कंप्रेस किया हुआ है, वो ऊपर तो आने दे ही नहीं रही इस फ्लूइड को, तो इसलिए आप आर्म्स में लगाओगे ताकि स्पीयर विला के थ्रू ड्रेन हो हार्ट के अंदर और आपके पास कार्डियक आउटपुट एस्टैब्लिश हो, ठीक है। ओके, थैंक्स। ओके, IV मैग्नीशियम क्यों रोकते हो? हाइपोटेंशन भी कराता है, क्या करता है? सर रिलैक्सेंट होती है, रिलैक्स करता है, पैरालिसिस कॉज कर देता है मसल्स का, तो पता चलेगा पैरालिसिस हुआ, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हुआ, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ, उसके बाद कार्डियक अरेस्ट में चलेगी। तो आपने उसको करना है, स्टॉप करना है, उसको रिवर्स करना है विद कैल्शियम ग्लूकोनेट या कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। और आपने इसे करना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है फिर अगेन आ जाती है कि लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन आपने करनी है, ठीक है। फीटल मॉनिटर्स क्यों उतार देने, फीटल मॉनिटर्स क्यों उतरवाए उसने? सवाल रिपीट करें। बेटा इसमें ये लिखा है, जो अगर आपको आप स्लाइड में देख रहे हो तो जहां पे परफॉर्म ऑब्स्ट्रक्टिव इंटरवेंशन है उसमें उसने कहा डिटैच्ड फीटल मॉनिटर्स। मैं पूछ रही हूँ कि फीटल मॉनिटर्स क्यों उतरवाए हैं? मैडम इसलिए कि हम शॉक देंगे। बिल्कुल, आप शॉक दोगे और उससे क्या हो सकता है? आपका मैडम बंद हो करंट फ्लो सकते हैं। होना है, वो उस मॉनिटर से उस तक उसकी तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए, और जबकि आपने जो शॉक देना है, आपने जो पैड्स लगाने हैं वो आप कहाँ लगाते हैं? आप जो शॉक लगाते हैं उसके पैड्स कहाँ लगाते हैं? मैम राइट साइड पे तो क्लेवी अंडर द क्लेविकल एंड लेफ्ट साइड बिलो द निप्पल इन द आर्मपिट। राइट साइड इज बिलो द क्लेविकल, लेफ्ट साइड पे एपेक्स पे लगाते हैं, ठीक है। और अगर सपोज करो कि कोई ऐसा मसला है कि आप जैसा ये प्रेग्नेंट यूट्रस है और एपेक्स तक आप नहीं लगा पा रहे, ऐसी बात है, बहुत ग्रेविड है, पेट बहुत ऊपर तक आया है, फुल टर्म की, तो आप फ्रंट एंड बैक पे लगा सकते हैं, फ्रंट ऑफ द स्टर्नम एंड बैक ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। ये छोटे बच्चों में भी इसी तरह आपके पीछे लगा देते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं जगह मिली तो आगे पीछे लगाओ, मकसद तो ये कि हार्ट में से रिपीट कर दे। बेटे अगर आपका जो होता है ना, आपने सही कहा था कि स्टर्नम के नीचे, जो दूसरा है वो एपेक्स के ऊपर है, लेकिन अगर आपका पेशेंट प्रेग्नेंट है, आप टिल्ट हुआ हुआ है, आप उसको नहीं लगा रहे, तो आप चेस्ट के फ्रंट और चेस्ट बैक, यानी आपकी जो बैक है उस पे आगे पीछे लगा दोगे मॉनिटर्स। यानी एक मॉनिटर के सो जो आपके जो इसके वो हैं पैड्स हैं डिफिब्रिलेटर के, सामने वाला पैड जो है वो आप लगाओगे चेस्ट स्टर्नम के ऊपर, पीछे वाला उसके बिल्कुल पीछे आप बैक पे स्पाइन के ऊपर लगाओगे।
तो मैडम प्रेग्नेंट वुमेन में तो भी ये लोग लेफ्ट एपेक्स पे लगाते हैं और राइट क्लेविकल के नीचे। बेटा तो दोबारा हम मैटरनल बोलो। जब हम मैटरनल रेसिसिटेशन कर रहे होते हैं जो, तो उसमें भी तो हम जो है एडी के जो वो होते हैं तो लेफ्ट साइड पे एपेक्स पे लगाते हैं और राइट साइड पे बिलो निपल। सो द वुमन इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट, तो उसमें हम लगा सकते। स्टैंडर्ड जो है ना वो यही है। अगर आपके हाथ में पैडल्स हैं तो आप वहीं पे दोगे, क्योंकि आप मरीज को ऊपर नीचे नहीं कर सकते अगर आपके हाथ में पैडल्स हैं। ठीक है, तो आप एक पैडल रखोगे स्टर्नम के नीचे राइट साइड पे, उस पर स्टर्नम लिखा होगा। ठीक है, डिफिब्रिलेटर के पैडल्स के ऊपर स्टर्नम और एपेक्स लिखा हुआ होता है, सब डिफिब के पैडल्स के ऊपर। जो स्टर्नम वाला है वो स्टर्नम जो लिखा हुआ है वो बेसिकली राइट साइड पे क्लेविकल के नीचे रखोगे, जिसपे एपेक्स लिखा है वो एपेक्स वाली साइड पे रखोगे और आप प्रेस करके करंट दे दोगे। अगर आपके पास डिस्पोजेबल पैड्स हैं, ठीक है, जो आपको if you people can see on the screen, can you मैम नजर नहीं आ रहा। कैमरा शेयर हो रहा है बेटा? ये वाले पैडल्स है, मैंने कैमरे के सामने रखे हुए, नजर आ रहा है? जी मैम। हाँ, अगर इस तरह के पैडल्स हैं आपके पास जो स्टिक हो जाते हैं, तो उस सूरत में पहली प्रेफरेंस हमारी वही है, बिलो द क्लेविकल एंड ऑन द एपेक्स। लेकिन अगर किसी वजह से आप नहीं लगा पा रहे, तो उस सूरत में फिर आपके पास जो दूसरी ऑप्शन है वो ये है कि एक आप लगा दोगे फ्रंट पे स्टर्नम के ऊपर, दूसरा आप लगा दोगे बैक पे, सेंटर ऑफ द बैक। दैट इज एन ऑप्शन ओनली जब आप किसी वजह से नहीं लगा पा रहे। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो वही वाला है, वन बिलो द क्लेविकल एंड द सेकंड वन ऑन द एपेक्स। क्लियर होगी बेटा? यस नो मैम, वी कांट सी। बेटा अभी मैं कुछ भी नहीं दिखा रही। हम थोड़ा कैमरा को फोकस करवा दें प्लीज। अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ, अभी मैंने परफॉर्म कुछ नहीं करी, सिर्फ बता रही हूँ। जो बात मैंने आपको बताई है वो आपको आइडिया हो गया, समझ आ गया? क्योंकि आपको हो रही थी क्वेरी कि शायद दूसरी तरह मैडम ने पैड रखने को कहा है, वो आपको समझ आया? यस मैम। ठीक है ना, लगना वही स्टैंडर्ड है, वन बिलो द क्लेविकल, अदर ऑन द एपेक्स। इफ नॉट पॉसिबल तो फिर एक ऑल्टरनेट रूट जो है ना एच ने आपको दिया होगा। ठीक है, फिर वही वाली बात है मैंने आपको पहले बताई थी कि 5 मिनट के अंदर आपने सी सेक्शन कराना है और फिर न्यूनेटल सस्टेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज योर मैटरनल सीपीआर। मैम पेरीमोर्टम सिजेरियन सेक्शन जो है 4 मिनट के बाद स्टार्ट करें, 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट करें? 5 मिनट तक, आप 5 मिनट से आपकी डिलीवरी हो जानी चाहिए। मैडम जो ये 5 मिनट अगर आपका ड्रॉस नहीं हो रहा तो आप उसको सी सेक्शन शुरू कर दोगे। पुरानी गाइडलाइंस में 4 मिनट था, जो 2015 से पहले की गाइडलाइंस थी, अब 5 मिनट है। मैडम एईडी की लीड्स अच्छा कहाँ मैम, लगानी है? इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉज ऑफ द कार्डियक, सॉरी आपकी आवाज कटी, दोबारा बोलो। रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट? मैम इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, कुछ भी हो, जस्ट लाइक प्रीविया है या एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, में अगर जरूरत पड़ती है पेशेंट की, देखो बेटा रीजन पेशेंट की जरूरत पड़ती है अरेस्ट में जा चुकी है, सिजेरियन सेक्शन करने की, तो हम करेंगे ना। और वो पेशेंट को कुछ भी ब्लड फीटस को कोई ब्लड नहीं सप्लाई कर पा रहा। अब आपने बेबी बचाना है, अगर आपकी माँ नहीं बच रही, आपने बेबी बचाना है, आपने बेबी निकालना है उसमें से। सही, ठीक है ना? मतलब हम कहीं भी खड़े, ओटी में नहीं है, लेबर रूम में है, तो हमें बस वी नीड जस्ट स्कैल्पल और हमें फटाफट निकालना है बच्चा, और फिर जो है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता और है बाकी शायद लिटिल लेबर टेबल पे मैंने मेरी बहुत अच्छी कुलीग थी, कहने की ट्रेनिंग थी, क्वेटा मेरे साथ थी। She had a aortic aneurysm. She died while delivering, and they did a cesarean right over there. She passed away, but they saved the baby. इसलिए मुझे ये पता है उसको लेबर टेबल पे ही ऑपरेट कर दिया जाता है। यस मैडम, इसको उधर ही करते हैं जहाँ पे इफ वी कैन जस्ट, अगर हम ओटी को पेशेंट को लेकर जा सके, मगर इसमें जरूरी नहीं है। सब कुछ आउट होती है, सबसे बेबी बचाना होता है। मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि 5 मिनट कंप्लीट होने पे स्टार्ट करेंगे पेरीमोर्टम, तो टाइम तो ऊपर चला जाएगा। पेशेंट और मदर फीटल दोनों रीजन है।
ये भी तो हो सकता है कि मैं आपको शुरू में ही कहा था ना कि हो सकता है क्लैम्पशा या कोई ऐसा रीजन जिसकी वजह से रेस्ट में गई हो, तो आप बेबी निकालोगे तो ठीक हो जाएगा, हो सकता है मदर रिवर्ट हो जाए उससे इजीली, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर आप एटलीस्ट बेबी को तो सेव करो। अगर मदर का सपोज करो कि क्लैम्पशा टाइप रीजन नहीं है, उसको कुछ और हुआ, मैटरनल माइटोसिनोसिस की पेशेंट थी, जवाब दे गया, हार्ट फेल हो गया, ठीक है, हार्ट फेलियर के साथ आपके पास आई थी, कोई इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो गया हुआ पेशेंट को, कुछ हो गया हुआ है। अब ऐसी चीजें जैसे में मदर का सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट है, आपको पता नजर आ रहा है कि लेकिन आप बेबी को तो बचा सकते हो। लेकिन मैंने आपको शुरू में गाइडलाइन में क्लियरली, जी बेटे, यस मैम गाइडलाइन में क्लियरली लिखा है कि आपने फीटल के लिए नहीं करना, मतलब ये पेरीमोर्टम सिजेरियन क्लियरली लिखा है। लाइक हम लोग तो करते हैं, बेबी बचा लेते हैं, मतलब वी जस्ट थिंक कि बेबी अलाइव है, लेकिन गाइडलाइन में लिखा है कि आपने इसको सिर्फ मदर के लिए करना है। मैम प्रायोरिटी इज लाइक देयर इज मदर, नथिंग लाइक कि बेबी को बचा ले फुल टर्म। देखिए मेरी Yes. बात सुने, नॉट आपकी प्रायोरिटी, दे से जस्ट रेस्क्यू द मदर, नॉट नो। जी देखो मतलब आपकी वो तो बात बेरहम हो के कहते हैं कि सिर्फ मदर को बचाना है। रेस्क्यू द मदर बिल्कुल ठीक है आपका है, लेकिन ये है कि एट द सेम टाइम यू आर स्टिलिंग द अदर बेबी एज वेल। मैंने बिल्कुल शुरू में आपको कहा था आपके पास दो पेशेंट्स हैं, एक नहीं है, आपके पास मदर भी है, यस आपके मैम। पास फीटस भी है, ठीक है ना। देखो एक और चीज इस आपके क्वेश्चन से मुझे नहीं समझ आ रही है, जो कंफ्यूजन आपके जहन में, वो ये कि अगर सपोज करो फीटल पहले आईयूडी या कोई ऐसी चीज होगी है तो जाहिर सी बात है फिर फीटस डज नॉट बिकम द प्रायोरिटी एट ऑल, ठीक है। आप मदर के लिए करें, लेकिन एट द सेम टाइम आप बेबी को भी सेव करें। अगर आपको 5 मिनट से पहले रॉस नहीं हो रहा तो उससे दो फायदे होंगे, एक अगर वो बेबी इज द रीजन तो बेबी निकल जाएगा, अदरवाइज इफ मदर इज डाइंग ऑफ समथिंग एल्स तो एटलीस्ट यू कैन सर्वाइव, सेव द बेबी। यू गॉट माय पॉइंट? यस एग्जैक्टली। ठीक है ना, ठीक है। दोनों सूरतों में हम मदर से मदर को जो भी अगर वो रीजन है, कॉज बेबी है जिसकी वजह से इसको हो रहा है क्लेम्शिया या वैसी चीज है, तो हम सोचते हैं तो मदर को भी बचा रहे हैं, बेबी को भी बचा रहे हैं। मैम मुझे ये पूछना है कि अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है अंदर जैसे लेबर रूम में, तो आप बेबी को कितने मिनट के अंदर निकालेंगे तो आपको अलाई मिलेगा? उसके बाद आपको करने की जरूरत ही नहीं है, निकालने की जरूरत ही नहीं है, टाइम ड्यूरेशन कुछ है? देखिए इस पे, देखिए मेरी बात में, इस पे फ्रैंकली स्पीकिंग कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। उसकी वजह ये है कि डिपेंड्स अपॉन पहले तो आपकी पेशेंट की बिफोर अरेस्ट क्या कंडीशन थी। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी AHA की गाइडलाइंस कहती हैं कि दे हैव ऑब्जर्व्ड दैट नॉर्मल नॉट मैटरनल, मैं जनरल में भी बता रही हूँ कि जो पेशेंट अरेस्ट में जाता है उसके 8 आवर्स पहले से हीमोडायनामिक्स डिटोरिएट करना शुरू हो चुके होते हैं। बाहर एक चीज कहते हैं, उसको कहते हैं मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इमरजेंसी रिस्पांस टीम का काम ही होता है कि वो आईसीयू जाके लोगों को जो पड़े हुए हैं उनको रिकॉग्नाइज करे जिनमें वो फीचर्स शुरू हो चुके हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी के दैट माइट लीड टू कार्डियक अरेस्ट, और उसको पहले से प्रिवेंट करें, ठीक है। इसलिए अब इसमें जो फीटल आउटकम है, अगर ये एक मदर आपके पास आई है, उससे पहले वो 2 दिन से घर में मैटरनल हाइपरटेंशन के साथ सीधी लेटी हुई है, बेबी कॉम्प्रोमाइज हुआ है, या कोई कॉर्ड अराउंड द नेक हुई है, कोई ऐसी चीज हुई है, बेबी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है, तो उसकी सीधी सी बात है कि उसमें क्या निकलेगा सर्वाइवल में, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फिर इस दूसरी बात है कि जब आपके पास आया, आपने कंप्रेशन की, आपकी कंप्रेशन कितनी इफेक्टिव थी, ठीक है, आपका CPR कितना इफेक्टिव था कि आपको थोड़ी बहुत सर्कुलेशन मेंटेन कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे। ये तो टोटली उस टाइम की क्लिनिकल जजमेंट है। लेकिन मैम कितना ड्यूरेशन मदर की डेथ होने के बाद भी बेबी, अगर बेबी को कोई और मसला नहीं है तो अलाइव रह सकता है? बेटे कोई है? देखिए मेरी बात सुने, बस ये सिंपल सी बात है कि देखिए ये तो टोटली डिपेंड करता है बेबी की फिजियोलॉजी, बेबी की ब्लड सप्लाई पे, उसके ऊपर उसको ऑक्सीजन कितनी मिल रही है, वो कितनी देर हाइपोक्सिया उसको मिला है। इसीलिए तो 5 मिनट्स के अंदर कहा है उन्होंने निकालने के लिए कि उसमें चांसेस होते हैं बेबी सर्वाइवल के। लेकिन उसमें भी अगर सपोज करो कोई ऐसे पहले से चल रहे हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों का वो होता है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होती है कि बेबी को ऑक्सीजन नहीं, वो चीजें प्रोवाइड नहीं होती, आप लोग करते हो। अब अगर ऐसी चीज चल रही है तो फिर तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कोई बेबी 5 मिनट में गुजार लेगा। मैम इवन हम जो इमरजेंसी सिजेरियंस कर रहे थे उसमें ही हम आउटकम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिसमें मदर ठीक है, मदर भी ठीक है, के बाद पता चलेगा। हाँ, कई दफा मैंने भी करवाया, कई दफा वैसे एक्सपीरियंसेस हुए कि आपका इलेक्टिव सिजेरियन था, मदर बिल्कुल ठीक थी, आई है, या इमरजेंसी भी था, फीटल बेडी भी चलो था, लेकिन निकलते निकलते आईयूडी हो गया। आप जब तक टेबल पे लाए थे अपनी तरफ से आप CTG देख के आए थे, लेकिन निकलते निकलते आईयूडी हो गए। तब भी आप फीटल असेसमेंट नहीं कर सकते जब तक फीटस बाहर नहीं आता, इस तरह की सिचुएशन में।
देखो बेटा, जिस तरह मैं ही आपको कोई टाइम दे सकती कि जी आप BLS 2 मिनट करोगे तो पेशेंट रिवाइव हो जाएगा, या 4 घंटे करोगे। बेटा को शुरू में एग्जाम्पल थी कि एक मरीज 4 घंटे बाद रिवाइव हो गया। असल में एक चीज होती है ना, जो हम कहते हैं, जैसे अब इसको आपके मटर्नल को साइड पे रख के कि मुझसे स्टूडेंट पूछे मैम कितनी देर का BLS करना है, कितनी देर ACLS करना है। 5 मिनट। उसमें ये है कि उसमें इस चीज का हम शुरू भी 10 मिनट्स करेंगे और 15 ठीक है। उसमें सिर्फ ये चीज मैटर करती है कि आपका पेशेंट कैसा है। देखो, एक यंग हेल्दी फिट पेशेंट है, एक अगर सपोज करो अपार्ट फ्रॉम गायनी में कहूँ कि एक मेरे सामने 24 साल का लड़का आता है जिसका RTA हुआ है, तो उसका CPR में एफर्ट करूंगी, मुझे 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे भी करना पड़ा तो मैं करूंगी। लेकिन मेरे पास एक 80 साल का बाबा आता है, जिसका किडनी भी उड़ा हुआ है, जिसका चेस्ट भी खराब है, जिसका हार्ट भी 2 स्टंट डले में, उसमें मैं इतनी देर नहीं लगाऊंगी। मुझे पता है पीछे रिजर्व ही नहीं है बॉडी के पास। ठीक है मैडम, ये जो इलेक्ट्रिक शॉक देंगे इसका कितना करंट कितना होना चाहिए आइडियली? हाँ, कितना करंट उसमें जाएगा? अगर तो आप AED के थ्रू देंगे तो AED खुद डिटरमिन करता है। ठीक है, अगर आपने शॉक खुद देना है तो वो 200 जाउल्स का बायोफिजिक आप देते हैं। जो आप जी मैम, थैंक यू। उसकी एक ही वैल्यू होती है। ठीक है मैडम, एक क्वेश्चन पूछना है। मैडम प्लीज डेमोन्स्ट्रेशन करवा दो। डेमोन्स्ट्रेशन करा दूं? अच्छा, अब मैं आपको ना एक दफा क्लियर करके दिखाती हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को क्लियर करके दिखाती हूँ। आपका ये पेशेंट है, ओके ओके, ठीक है। अब जोर से टैप एंड शाउट किया। ठीक है, अगली चीज ये है, आपकी जो कैरोटिड आपकी साइड पे, उस पे आप अपनी कैरोटिड फील करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपकी ट्रेकिया को फील करो, कि आपको उसके साइड पे थोड़ा सा स्लाइड कर लो, ऑटोमेटिकली आपको फील हो जाएगी। और हमेशा 3 फिंगर्स और अपनी साइड पे, ये काम नहीं करना। जब टिप्स पे करोगे ना, देखो टिप्स पे हो सकता है वो मिस हो जाए, लेकिन जब आपने फ्लैट फिंगर्स रखी होंगी तो कहीं ना कहीं फिंगर्स उसको फील कर लेंगे। ठीक है, फ्लैट फिंगर्स रख के आपने की इधर आपकी नजर, ये पल्स निकल, इधर आपकी नजर पेशेंट की ब्रीदिंग के ऊपर है कि चेस्ट राइज कर रहे हैं। ठीक है, आपने 5 सेकंड से कम नहीं लगाने, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाने। ठीक है, आपने लगाया, आपने नहीं किया, आपने बेसिकली आई नीड हेल्प, आई नीड एन AED। अब ये देखो हैंड प्लेसमेंट, ये नजर आ रही है निपल लाइन, इसके नीचे सेंटर ऑफ द स्टर्नम के ऊपर ये हील जाएगी, आपकी हील ऑफ द हैंड जाएगा। ठीक है, जो भी आपका डोमिनेंट हैंड है उसको रखो, ये इसके ऊपर दूसरे को लॉक करो। अब मेरी पोजीशन देखो, मेरे कंधे बिल्कुल सीधे मरीज के ऊपर, मैं जितना मरीज के करीब बैठूंगी मेरी उतना अच्छा CPR होगा। मेरे घुटने जितने करीब होंगे, मेरे कंधे स्ट्रेट है, मेरी आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट है, और मेरी जितनी मूवमेंट आएगी मेरे हिप पे आएगी। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30। ठीक है, और इसके बाद ऊपर। ठीक है, आपकी मूवमेंट, आपकी आर्म्स बेंड नहीं होनी चाहिए किसी सूरत भी, आपके शोल्डर्स में फ्लैट नहीं आना चाहिए, आपकी बॉडी यहाँ से मूव करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सीधा, जितना मरीज के करीब बैठोगे उतना अच्छा आपका CPR होगा। क्योंकि होता है, कुछ लोग कहते होते हैं ऐसे बैठे होते हैं, ये अब ये क्या जा रहा है, जो आपकी पावर जा रही है वो स्लांटिंग जा रही है, ठीक है, थक भी जाते हैं। दूसरी बात है कि आपका मकसद तो पावर नीचे भेजना है, आपकी लाइन ऑफ पावर जो है वो टेढ़ी होगी तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर कई लोग ये करते हैं, ये हाथ रखा ऐसे करके समझते हैं ऐसे हाथ रखा है, अब इस हाथ में हील कहाँ पे है, ये हाथ में फिर के ऊपर है, इसको दबाऊंगी तो मैं 2 मिनट में कड़क 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 कड़क। ठीक है, इसलिए जो हील ऑफ द हैंड जिससे प्रेशर जा रहा है वो स्टर्नम पे आना चाहिए, ऐसे हाथ नहीं आना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी गलती है कि हम हाथ ऐसे रखते हैं, जिससे हम बेसिकली रिब्स तोड़ते हैं। जब आपने हाथ सेंटर में रखा होगा, ये होगा तो फिर आपकी रिब्स नहीं टूटेंगी। ठीक है, और आपका सही प्रेशर भी आएगा। ठीक है, उसी तरह अगर आपका मैटरनल है तो किसी एक को कह दो कि वो उसकी जो है ना उसको साइड पे प्लेस कर दे, दोनों हाथों से खींच लो। ठीक है, 20 वीक्स के बाद तो आपकी कंप्रेशन आनी शुरू हो जाती होती है, उसको ग्रेजुअली उसको साइड। ठीक है, अब आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस करनी है तो कंप्रेशन प्रैक्टिस कर लो। उसके लिए मैं आपको यूं करती हूँ कि मैं एक वीडियो चलाती हूँ, उसमें वो 1 2 3 जैसे करेगा उसके साथ साथ आपको कंप्रेशन करना। मैम जस्ट इसको स्क्रीन शेयर
स्क्रीन शेयर करें। अच्छा, अब मैं पहले आपको सिर्फ जो है ना एक दफा BLS दिखाती हूँ कि करते कैसे है सारा। Are you okay? Need more help? Call for backup. Bring the need in. No pulse. He's not breathing. अपने कंप्यूटर में उसका पोस्टर देखें, बिल्कुल सीधा है, वो है, ठीक है। Attach pads to patient's bare chest. Plug in pads connector. AD इसी तरह बोलता है हर चीज को, खुद बताता है। Do not touch the patient. Shock needed. Charge you. Stay clear of the patient. Clear. Shock now. Shock delivered. In summary, perform high-quality CPR by compressing at a depth of at least 2 inches and at a rate of 100 to 120 per minute, allowing complete chest recoil, minimizing interruptions and compressions, and avoiding excessive ventilation. Additional measures, such as switching compressors every 2 minutes or earlier, using audio-visual feedback units to improve CPR quality in real time, will help give patients the best chance for survival. ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको करवाती हूँ BLS के सिर्फ कंप्रेशंस की वीडियो कराती हूँ। अब आपने से जो बने ख्याल है बाकी डमीज को भी रख लो, ताकि अब आपका टाइम थोड़ा रहेगा तो 4 पे एक दफा 4 कर ले, बाकी लोग करने कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7, इनको भी नीचे रख लो, ज्यादा बेहतर है। नीचे रख लो और आज अब मैं उसके हिसाब से इसको चलाती हूँ। अच्छा अच्छा, बाकी भी आ जाओ, इधर ले आओ, इधर ले आओ। जमी के साथ आके बैठ जाओ। So everyone online, thank you so much for your presence. ठीक है, कोई क्वेश्चंस कोई क्वेरी है तो बताइए, वरना we are about to leave. मैम रिससिटेशन के लिए एग्जैक्ट हैंड पोजीशन बना दे, स्टर्नम बिलो द निपल रखें, कुछ कहते हैं स्टर्नम पे रखें, कहाँ पे रखें एग्जैक्ट लाइन पोजीशन? जो होती है ना, 2 निपल्स को जो टच करते हैं, निपल लाइन, उसके नीचे आपका आता है लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। जो लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम है उसके ऊपर आपकी हैंड प्लेसमेंट होगी, आपकी जो हील होगी वो वहां पे आएगी। ठीक है मैम। मैडम कंप्रेशन के बाद कितनी देर तक वेट करके हम ब्रेथ दें? कंप्रेशन के बाद बिल्कुल वेट नहीं करना, जैसी 30th की कंप्रेशन हुई है उसके फौरन बाद 2 ब्रेथ, फौरन अगली कंप्रेशन शुरू। थैंक यू। आ जाइए मैडम। और BLS कितनी देर तक करें मैम, कंप्रेशन कितनी देर तक दें? मैडम कुछ लोग कहते हैं 15 मिनट तक दें, मैम BLS कितनी देर तक दें? मैंने आपको कंप्रेशन एग्जांपल दी थी कि एक बंदे को 4 घंटे का CPR मिला, 4 घंटे कंप्रेशंस मिली हैं एंड ही सर्वाइव्ड। So there is no time. It only depends upon your clinical judgment of the patient at that time. अगर पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज ऑलरेडी है, 60 साल की अम्मा का CPR कर रहे हो तो उसको इतना लंबा नहीं दोगे, उसको 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपके पास एक यंग फीमेल पेशेंट आती है तो उसको आप ऑल द टाइम दोगे जितना आप दे सकते हो, जब तक आपको अंदाजा नहीं होता कि आप कॉजेस ट्रीट करने के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा। एक्सक्यूज मी मैम, आपने अभी पोस्टीरियर सरफेस एंटीरियर सरफेस पे अभी हमें नहीं मिल रहा ना वो प्लेसमेंट के लिए इलेक्ट्रोड के लिए आपने बताया था ना,
तो पोस्टीरियर में आपने एक स्टर्नम बताया, और क्या जगह बताई थी, और कौन सी प्लेस? जो मैंने कहा था पैड लगाने की अगर ना जगह मिल जी रही हो तो जी 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 बेटा एक एग्जैक्टली। सामने स्टर्नम पे और एक उसके बिल्कुल पीछे बैक के ऊपर है। जिस लेवल पे मैम स्टर्नम पे होगा ना उसी लेवल पीछे बैक पे लगाओगे, सेंटर ऑफ द बैक पे। मैडम इसमें ये तो नहीं कि जो निपल की जो लेफ्ट साइड पे लगाते हैं वो स्टर्नम पे लगाओ, जो राइट साइड पे जो लगाते हो बैक लेफ्ट पे वाला है वो लगाओ, ये? स्टर्नम पे लगाओगे, जो एपेक्स वाला है वो पीछे चला जाएगा। अच्छा थैंक्स। मैडम वो मैम 5 इसमें पॉइंट्स इसका रिपीट कर बता दें, दें कि हाई हम क्वालिटी मैटरनल सीपीआर जो के। देते हैं ना और मैम एड्रेनालिन की डोज बता दें।